मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 कब लागू हुआ है ये एक्ट? द एक्ट केम इनटू फोर्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन 1948। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ये एक्ट अप्लाई हुआ है। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 इज अ लेजिस्लेटिव लेबर लॉ दैट स्टिपुलेट्स वेजेस फॉर बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स इन इंडिया। इंडिया के जो भी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स हैं उनकी मिनिमम वेजेस कितनी होनी चाहिए उसके बेसिस पे ये एक्ट बनाया गया है। द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 इज अ सेंट्रल लेजिस्लेशन एम्ड एट स्टैट्यूटरी फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस इन द एम्प्लॉयमेंट्स वेयर स्वेटेड लेबर इज प्रेवलेंट विद पॉसिबिलिटी फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड लेबर्स। तो जो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है वो सेंट्रल लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग इनने एक मिनिमम रेट फिक्स किया है वेजेस का, जो कि स्वेटेड लेबर है, मतलब जो कि दिहाड़ी मजदूरी करते हैं उन लोगों के लिए उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो। उनकी जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है, मतलब उनको जो ये सब वर्क करना पड़ता है, लेबर जो भी उनको मजदूरी करनी पड़ती है उसमें उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, उनको मिनिमम अमाउंट ऑफ वेजेस मिले, इसलिए ये एक्ट बनाया गया है। द प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर इंटेंडेड टू अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ डूइंग सोशल जस्टिस टू वर्कमैन एम्प्लॉयड इन द शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट बाय प्रिस्क्राइबिंग मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फॉर देम। जो भी उन्होंने एक मिनिमम अमाउंट फिक्स किया है वेजेस का वो उनको प्रॉपर मिलना चाहिए। उसका एक सोशल जस्टिस है कि उनके साथ न्याय होना चाहिए कि उन्होंने अगर इतना वर्क किया है तो उन्हें मिनिमम अमाउंट मिलना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है उनसे पूरा दिन वर्क करवा के और उन्हें वेजेस प्रॉपर नहीं मिल रही है। सो मेन मोटिव इस एक्ट का बनाने का यही है कि जो मिनिमम वेजेस होता है लेबर का वो उन्हें ऑन टाइम मिले। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस एक्ट के? टू इंश्योर दैट द एम्प्लॉयज़ कैन हैव द बेसिक, कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जो बेसिक सुविधाएं हैं वो उन्हें मिलनी चाहिए। टू इंश्योर दैट स्टैट्यूटरी फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, उनको एक मिनिमम अमाउंट जो फिक्स किया गया है वेजेस का वो उन्हें मिलना चाहिए जिससे कि उनका शोषण नहीं हो। टू इंश्योर दैट द लेबरर हैव अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, इतना अमाउंट होना चाहिए कि वो अपनी एक स्टैंडर्ड लाइफ जी सके, कि रोटी कपड़ा मकान, मतलब वो अपना जो रूटीन लाइफ होता है, जो एक स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल होती है वो फॉलो कर सके वो। टू इंश्योर सिक्योर एंड एडिक्वेट लिविंग वेजेस फॉर ऑल लेबरर्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, जैसे कि जो भी वर्कर्स पब्लिक प्लेसेस पे जो भी वर्क कर रहे हैं उन सबको इक्वल रखना चाहिए। उनकी एक एडिक्वेट जो लाइफस्टाइल है उसको सिक्योर कर सके वो, इतना वेज उन्हें प्रोवाइड होना चाहिए। टू ब्रिंग सोशल जस्टिस, उनके साथ न्याय होना चाहिए। टू इंश्योर दैट द वर्कर्स कैन मीट देयर डेली नीड्स, फिजिकल नेसेसिटी, प्रॉपर हेल्थ एंड कंफर्ट, उन्हें अपनी जो डेली नीड्स हैं वो फुलफ़िल कर सकें, उतना अमाउंट उन्हें पे होना चाहिए। फिजिकल नेसेसिटी वो पूरी कर सकें, प्रॉपर हेल्थ के ऊपर, अपने कंफर्ट के ऊपर वो ध्यान दे सकें, इतना वेज उन्हें प्रोवाइड होना चाहिए। टू प्रोवाइड फॉर पीरियडिक रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस फिक्स्ड, जो भी अमाउंट उनका फिक्स्ड है, जैसे कि नॉर्मली वेजेस फिक्स्ड होता है कि जो लेबर वर्क कर रहे हैं उनको पर डे 500 रुपीज़ मिलना फिक्स्ड है, तो इतना अमाउंट उन्हें मिनिमम मिलना ही चाहिए। टू प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन एडवाइजरी कमेटी एंड बोर्ड्स विद एन इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय, फिर जो उसमें अमेंडमेंट्स होते हैं, जो भी मॉडिफिकेशंस होते हैं एक्ट में, उसके लिए जो कमेटी है, बोर्ड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग जो मिनिमम नंबर्स होना चाहिए एम्प्लॉयर्स का, एम्प्लॉय का, वो फिक्स्ड होना चाहिए इस एक्ट के अकॉर्डिंग। फिर उनकी इस एक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? मिनिमम वेजेस हैव बीन डिफाइंड एंड द मिनिमम अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन दैट एन एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू पे वेज अर्नर फॉर द वर्क परफॉर्म, एक मिनिमम वेज अमाउंट होना चाहिए जिसमें रेम्यूनरेशन भी हो। रेम्यूनरेशन मतलब होता है कि उसको जो बोनस होता है, जो कमीशन होता है, वो भी उसके वर्क के अकॉर्डिंग उसे मिलना चाहिए। दैट एन एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू पे वेज अर्नर फॉर द वर्क परफॉर्म ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड विच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कलेक्टिव एग्रीमेंट और एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको वो कम नहीं कर सकते। अगर उस वर्कर ने अपना काम पूरा कंप्लीट करके दिया है तो उसको रेम्यूनरेशन और कमीशन बोनस मिलना चाहिए, जिसको कि वो कलेक्टिवली उसे वो कम नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्टर उसे कम नहीं कर सकता है। द पर्पस ऑफ मिनिमम वेजेस इज़ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स अगेंस्ट अनड्यूली लो पे। मिनिमम वेज जो है, मतलब उन्होंने जो ऐसा फिक्स्ड अमाउंट किया है तो वही अमाउंट उन्हें पे करना चाहिए, उन्हें लो अमाउंट पे नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वर्क ज़्यादा करवा के कम पैसा उन्हें पे कर रहे हैं। दे हेल्प इंश्योर जस्ट एंड इक्विटेबल शेयर ऑफ द फ्रूट ऑफ प्रोग्रेस टू ऑल, जितना उन्होंने वर्क किया है इतना उन्हें फल मिलना चाहिए।
ऐसा नहीं कि ज़्यादा वर्क करवा के उनसे कम पैसे दे दिए, मतलब उन्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। एंड अ मिनिमम लिविंग वेज टू ऑल हु आर एम्प्लॉयड एंड इन नीड ऑफ सच प्रोटेक्शन। हर पर्सन को ये राइट है कि जितना उसने वर्क किया है उतना मिनिमम अमाउंट ऑफ वेज उसे मिले। मिनिमम वेज कैन ऑल्सो बी वन एलिमेंट ऑफ अ पॉलिसी टू ओवरकम पॉवर्टी एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी। मिनिमम वेज एक्ट इसलिए भी बनाया गया है कि जो पॉवर्टी है उसे हटाया जा सके, क्योंकि जो लोग वर्क कर रहे हैं उनको रिटर्न में वेजेस मिल रहे हैं, जिससे कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो रहा है, जिससे मैन और वुमेन्स के बीच में इनइक्वालिटी जो क्रिएट होती थी वो ख़त्म हो रही है। एक और रूल बनाया है जो कि इक्वल रेम्यूनरेशन फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू। जितना वर्क करेंगे उसके अकॉर्डिंग उन्हें इक्वल रेम्यूनरेशन और इक्वल पे ऑफ अमाउंट मिलेगा। स्कोप और एप्लीकेबिलिटी क्या है इसकी? द एक्ट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ये एक्ट पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है, जम्मू और कश्मीर को इंक्लूड करते हुए। द प्रोविजन ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 आर एप्लीकेबल टू एवरी एम्प्लॉयर दैट एम्प्लॉयज मोर देन 1000 एम्प्लॉयज इन अ स्टेट। किसी स्टेट में अगर 1000 लोग एम्प्लॉयर हैं, जो 1000 लोग किसी स्टेट में अगर काम कर रहे हैं, तो उस जगह ये एक्ट एप्लीकेबल है। The provision of the act do not apply to the employees undertaken by the central government or railways unless the same has been consented by the central government। ये प्रोविज़न कहाँ पर अप्लाई नहीं होता है? जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या फिर जो रेलवे के ऑफिसेज जो हैं, जो वहाँ के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं उनमें ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। साइलेंट फीचर्स क्या हैं इस एक्ट के? द एक्ट स्पेसिफाइड मिनिमम वेजेस फॉर ऑल गवर्नमेंट सेक्टर्स। गवर्नमेंट सेक्टर्स के जो होते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे ये एक्ट अप्लाई होता है। द मिनिमम वेजेस इज इक्वल टू मिनिमम पेमेंट। मिनिमम वेजेस मिनिमम पेमेंट के इक्वल होता है, जिसमें जो स्पेशल अलाउंसेस होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, हाउस रेंट होता है वो भी इंक्लूड होता है। The wages fixing mechanism according to the act is minimum wage rate, minimum piece rate, guaranteed time rate and piece rate applicable to overtime। मिनिमम वेजेस का ऐसे फिक्स किया गया है रेट कि अगर कोई ओवर टाइम कर रहा है तो उसको ओवर टाइम का भी पैसा मिलेगा, और कितनी देर तक वो काम कर रहा है उस रेट के अकॉर्डिंग उसे पैसा मिलेगा, किस टाइप का वो वर्क कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसे पैसा मिलेगा। देर आर डिफरेंट क्लासेस फॉर फिक्सिंग मिनिमम वेजेस। अलग अलग तरह की क्लासेस बनाई गई है मिनिमम वेजेस को फिक्स करने के लिए, जैसे कि शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्क। अलग अलग क्लासेस में अगर कोई वर्क कर रहा है, किसी का वर्क अलग है, किसी का वर्क अलग है, उसके अकॉर्डिंग पे मिलता है। जैसे अगर कोई और सिस्टम का वर्क कर रहा है, कोई कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है, तो उसका जो मिनिमम वेज ऑफ अमाउंट है वो अलग होगा, और जबकि जो लेबर वर्क कर रहा है उसका मिनिमम अमाउंट जो है पे करने का वो अलग होगा। जैसे कि कोई एडल्ट वर्क कर रहा है तो उसका अलग होगा, एडोलेसेंट वर्क कर रहा है तो उसका अलग होगा, चिल्ड्रन वर्क कर रहा है, अप्रेंटाइज एंड डिफरेंट लोकलिटीज़, सबके अलग अलग काम के अकॉर्डिंग अलग अलग उसका वेजेस फिक्स किया गया है। द फूड रिक्वायरमेंट मस्ट बी एसर्टेन बाय द रेगुलर कैलोरी इनटेक बाय द फैमिली। इतना अमाउंट होना चाहिए कि जो फैमिली है वो अपना प्रॉपर इनटेक ले सके, प्रॉपर कैलोरी इनटेक उनका हो सके। जैसे कि फैमिली में 4 मेंबर्स मिनिमम होते हैं, पेरेंट्स, मदर, फादर, 2 चिल्ड्रन, तो उनका कैलोरी इनटेक जो होता है इतना अमाउंट उन्हें वेज में पे होना चाहिए कि उनकी जो फैमिली का कैलोरी इनटेक है वो पूरा अच्छे से हो सके। द मिनिमम वेज मस्ट बी रिवाइज्ड एवरी 5 years एंड द सेम हैज़ टू बी अनाउंस्ड एवरी 6 months। मिनिमम वेजेस का जो अमेंडमेंट होता है वो हर 5 साल में रिवाइज होता है, हर 5 साल में अपडेट होता है। The Regional Labour Commission shall be authority for the claiming the remedy under Section 20 of the Minimum Wages Act 1948। रीजनल लेबर कमीशन जो है उसकी अथॉरिटी ने क्लेम किया है सेक्शन 20 में। ये इसकी डेफिनेशंस और ये जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो बताए गए हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के सेक्शन 20 में। फेयर वेजेस इज़ द वेज विच इज़ अबाव द मिनिमम वेज बट बिलो द लिविंग वेज। फेयर वेज वो वेजेस होता है जो मिनिमम वेज से ज़्यादा होता है और जो लिविंग वेज से कम होता है। द लोअर लिमिट ऑफ द फेयर वेज इज़ ऑब्वियसली द मिनिमम वेज। द अपर लिमिट इज़ टू बी सेट बाय द कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री टू पे। मतलब फेयर वेज जो होता है वो लोअर लिमिट होता है, मतलब फेयर अमाउंट ऑफ वेजेस ये होता है कि उसको एक प्रॉपर लाइफस्टाइल, अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो फॉलो कर सके, उसको बोलते हैं फेयर वेजेस। Thus, fair wage depends on different variables affecting wages determination. Such factors are
labor productivity, prevailing wages rate, the level of national income and its distribution, and the capacity of industry to pay. At present, the concept of fair wages followed by the most business organization. आजकल बहुत सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में ये चीज़ फॉलो की जा रही है कि उनका जो फेयर अमाउंट होता है वेज का वो उन्हें पे कर सके. फेयर वेजेस डिपेंड्स ऑन डिफरेंट वेरिएबल्स अफेक्टिंग. फेयर वेजेस किन की डिफरेंट वेरिएबल्स के ऊपर अफेक्ट कर सकता है, किस तरीके से अफेक्ट होता है, जो कि अफेक्ट के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, लेबर्स प्रोडक्टिविटी, नेशनल इनकम, इन सब चीज़ों में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग फेयर वेजेस में भी चेंजेस आ सकते हैं. नेक्स्ट अपना एक्ट है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936. इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर द वर्कर्स पेमेंट ऑफ देयर अर्न वेजेस ऑन द ड्यू डेट विदाउट एनी अनऑथोराइज्ड डिडक्शन. इस चीज़ का वो ध्यान रखें कि उनका जो पेमेंट उन्हें मिलने वाला है उसका कोई अनऑथोराइज्ड डिडक्शन नहीं हो, अननेसेसरी उनके जो वेजेस हैं उनसे कोई डिडक्शन नहीं हो. टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस, उनकी वेजेस का जो टाइम है वो ऑन टाइम पेमेंट हो जाए. इट ले डाउन परमिसिबल डिडक्शन टू प्रोटेक्ट द एम्प्लॉयड पर्सन अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड डिडक्शन. इस एक्ट का मेन मोटिव है कि उनके जो वेजेस अपन पे करते हैं उनमें अननेसेसरी अनऑथोराइज्ड कोई डिडक्शन नहीं हो. जैसे कि अगर किसी लेबर का वेजेस अगर अपन पे करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम पहले ऐसा होता था कि उनसे काम ज़्यादा करवा के उन्हें लो वेजेस पे कर दिया जाता था. बट ये एक्ट बनने के बाद उनका जो फेयर अमाउंट ऑफ मनी है वो उन्हें प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ये एक्ट बनाया गया है. स्कोप एंड कवरेज क्या है इसके? पर्सन एम्प्लॉयड इन एन फैक्ट्री में पर्सन एम्प्लॉयड होना चाहिए. पर्सन एम्प्लॉयड अपॉन एनी रेलवे बाय और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, उस पर्सन का रेलवे में या रेलवे के ऑफिस में रेलवे के एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क करना ज़रूरी है. पर्सन एम्प्लॉयड डायरेक्टली और थ्रू कॉन्ट्रैक्टर और द पर्सन फुलफिलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन. वो पर्सन एम्प्लॉयड होना चाहिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जहाँ पर रेलवे का काम चल रहा हो या रेलवे के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो टेंडर्स होते हैं, उस जगह पे वो पर्सन काम करता हुआ होना चाहिए, एम्प्लॉयड होना चाहिए. वेजेस, एनी रेम्यूनरेशन पेएबल अंडर अवार्ड और सेटलमेंट बिटवीन पार्टीज और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट. वेजेस क्या होता है? वेजेस वो रेम्यूनरेशन होता है जो कि दो पार्टीज़ के बीच में सेटलमेंट होता है कि आप अगर इतना वर्क करके दोगे तो मैं रिटर्न में आपको इतना अमाउंट ऑफ वेज पे करूँगा, उसको बोलते हैं वेजेस. एनी रेम्यूनरेशन टू विच द पर्सन एम्प्लॉयड इज एंटाइटल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवर टाइम, वर्क और हॉलीडे और एनी लीव पीरियड. वो रेम्यूनरेशन, वो अमाउंट ऑफ मनी जो इसे पर्सन, जो एम्प्लॉयड पर्सन को अपन देते हैं उसके ओवर टाइम के लिए, उसके वर्क के लिए, और हॉलीडे और एनी लीव पीरियड. वेजेस डज नॉट इंक्लूड एनी ट्रैवलिंग अलाउंसेज. वेजेस में ट्रैवलिंग अलाउंसेज इंक्लूड नहीं होता है. ग्रेचुइटी जो अपन पे करते हैं टर्मिनेशन के टाइम एम्प्लॉय के, वो इंक्लूड नहीं होता है. वेदर हाउस रेंट इसमें वेजेस में इंक्लूड नहीं होता है. द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इट सो पेमेंट इज द कंपल्सरी अदरवाइज नॉट. ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि अपना हाउस रेंट वेजेस में इंक्लूड हो रहा है या नहीं. अगर कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है तो अपन वेजेस में इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज नहीं. द टर्म वेजेस मीन्स वेजेस अर्न नॉट द पोटेंशियल वेजेस. वेजेस मतलब ये होता है कि जो अपन ने काम किया है उसके रिटर्न में हमें अमाउंट मिल रहा है वो, ना कि पोटेंशियल वेजेस मतलब अपने रेम्यूनरेशन, बोनस, कमीशन इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं. डिडक्शंस फ्रॉम वेजेस, वेजेस में से क्या क्या डिडक्शंस होते हैं? डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी. ड्यूटी पे अगर अपन एब्सेंस है सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग तो उसमें डिडक्शंस होते हैं. डिडक्शन में बी मेड ऑन अकाउंट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम द ड्यूटी. अगर अपन कहीं वर्क कर रहे हैं अपनी ड्यूटी पे, अगर अपन एब्सेंट हैं उस दिन तो उनमें नॉर्मल सी बात है वेजेस में डिडक्शन होगा. एनी एम्प्लॉयमेंट पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी इफ थ्रू प्रेजेंट एट द वर्क प्लेस ही रिफ्यूज टू कैरी आउट हिज वर्क और फॉर एनी अदर कॉज विच इज़ नॉट रीजनेबल. उस चीज़ में भी अपन डिडक्शन कर सकते हैं कि कोई रीजनेबल कॉज, अगर कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है अपने लीव लेने का या अपने काम को कैरी फॉरवर्ड करने का, या अपन काम को रिफ्यूज़ कर रहे हैं तो उस चीज़ में भी उनका डिडक्शन हो सकता है. डिडक्शन फ्रॉम वेजेस, डिडक्शन फॉर डैमेज ऑफ लॉस. अगर काम करते वक्त अपन ने कुछ लॉस हो गया है, अपने हाथ से कुछ एसेट्स डैमेज हो गई है तो उसमें भी डिडक्शन हो सकता है. डिडक्शन फॉर डैमेज टू और लॉस और गुड्स ऑफ द लॉस ऑफ मनी विच ही इज़ रिक्वायर्ड टू अकाउंट फॉर कैन बी मेड. डिडक्शन हो सकता है किसी अपन का गुड्स का लॉस हो गया है अगर अपने हाथों से, या कुछ मनी लॉस हो गया है तो उस केस में अपने वेजेस से डिडक्शन हो सकता है. डिडक्शन शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ डैमेज और लॉस कॉज टू द एम्प्लॉयर बाय हिज नेग्लेक्ट. अगर कोई
अनजाने में अगर कुछ गलती हुई है, कुछ लॉस अपने से हुआ है, तो उसका अमाउंट वो डिडक्ट नहीं कर सकते हैं। ऑल डिडक्शन शैल रियलाइजेशन एंड रिकॉर्डेड इन अ रजिस्टर। जितना भी डिडक्शंस हुआ है अपनी वजह से, जो भी रियलाइजेशन है वो रिकॉर्ड होना चाहिए रजिस्टर में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।